चलिए हम लोग इतिहास को ही पढ़ते हैं। जो समय बचेगा उसके आगे हम आज भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता को भी देखेंगे, यदि समय अवशेष रहता है। क्योंकि अगली कक्षा आज हमारी नहीं होनी है तो हमारे पास समय है, तो हम आज मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित जो भी तथ्य हैं सामान्य अध्ययन की दृष्टि से उनका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित प्रमुख तथ्य 3 मार्च 707 1707 के बाद से प्रारंभ होता है और 1862 तक चलता है। 1862 तक। तो 707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल शासक बने, उस दृष्टि से हम इस इतिहास को अर्थात इस विषय मुगल साम्राज्य के पतन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के तीनों पुत्रों मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, कामबख्श में सत्ता के लिए संघर्ष होता है और अंतिम विजय बड़े पुत्र मोहम्मद मुअज्जम को प्राप्त होती है। और मोहम्मद मुअज्जम आपने देखा कि बहादुर शाह की उपाधि के से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यह प्रक्रिया शुरू होती है 1707 से लेकर 1712 तक इसका शासन होता है। उसके बाद शुरू होता है जहांदार का शासनकाल। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक सबसे कमजोर शासक माना जाता है इसे। यह शासन करता है। उसके बाद जहांदार शाह के बाद आप देखेंगे अगली कड़ी में फर्रुखसियर का शासन प्रारंभ होता है। फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक शासन करता है। और फर्रुखसियर के संबंध में आपने यह भी तथ्य देखा होगा कि फर्रुखसियर जब शासक बनता है तो इसको शासक बनाने वाले सैयद बंधु हैं। सैयद बंधुओं का नाम क्या है? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों सैयद बंधु हैं। ये सैयद बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में। यदि आपके यहाँ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ जाए कि निम्न में से सैयद बंधु कौन से हैं, आगे यथाशीघ्र मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार किया हूं आप सबके लिए। 150 के आसपास प्रश्नों को तैयार किया हूं। वह पहले एक बार बता दूं, फिर इन्हीं से संबंधित वह प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा कौन, जिससे आपको एक दृष्टि मिलेगी कि किस तरह से इतिहास से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, आईएएस में, पीसीएस में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां फर्रुखसियर से प्रारंभ करते हैं शासक बनाना। किंग मेकर के रूप में, शासक बनाने के रूप में कौन प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में? सैयद बंधु। आधुनिक भारत इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो यही है सैयद बंधु। तो फर्रुखसियर आपने देखा, बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर। कल हमने यहीं तक अध्ययन किया था। थोड़ा बहुत आगे बढ़े थे तो उसको भी आज हम देखेंगे। फर्रुखसियर के बाद हमने इनको देखा था, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। रफीउद्दर्जात तो जो आधुनिक भारत जब प्रारंभ होता है, मुगल शासकों में सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला शासक है। पूछा गया है कि मुगल शासकों में नाम दे दिया जाएगा, और जरूरी नहीं है कि नाम जब दे दिया जाए तो उसमें रफीउद्दर्जात का ही नाम आए। कभी कभी पूछ लिया जाता है फर्रुखसियर, जहांदार शाह और बहादुर शाह, एक आध नाम और दे दिया, शाह आलम द्वितीय। पूछ लिया गया इनमें से कौन सबसे कम समय तक शासन किया है। जरूरी नहीं वहां रफीउद्दर्जात का ही नाम आए। इनको दोनों को छोड़कर 4 शासकों के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सबसे कम समय तक शासन किया। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि यही पूछे जाएं। कम के परिप्रेक्ष्य में किसी को भी पूछा जा सकता है। रफी उद्दर्जात इतना तो आपको ध्यान रखना है, सबसे कम है।
कम समय तक मुगल शासकों में शासन किया। और इसकी मृत्यु जो होती है, इसको जरूर याद रखें, वह टीबी रोग से होती है। टीबी एक प्रकार की बीमारी है जो चेस्ट में होती है, और यह थायराइड। वायरस जनित बीमारी है, और उससे पहले इसका इलाज नहीं था, और जिसको जी। हो जाती थी वह मृत्यु को ही लगभग प्राप्त होता था। और आज तो यह बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि इसकी औषधि हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा, रफी उद दौला के बारे में हमने पढ़ा। मुगल शासकों में सब द्वितीय क्रम में सबसे कम शासन करने वाला यह है। तो आपने देखा, फर्रुख सियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला, और अगला एक नाम और आएगा, वह यह आया मोहम्मद शाह। ये चार नाम याद रखिएगा। चार नाम क्यों याद रखना है? पहला कौन? फर्रुख सियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह। ये चार नाम क्यों याद रखने हैं? इन्हीं चारों को सैयद बंधुओं ने शासक बनाया था। किनको शासक बनाया? किंग मेकर कौन, इनके पीछे कौन भूमिका निभाए? सैयद बंधु। किसको किसको शासक बनाया? फर्रुख सियर। शेर। 1713 से 1713 से लेकर 1700 मोहम्मद शाह तक आप देखेंगे कि ये चार शासक जो हैं, इनको सैयद बंधुओं ने बनाया। और सैयद बंधुओं का अंत किस शासक के शासन काल में हुआ? तो सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह, जिसका समय है 1719 से लेकर 1748। 1719 से लेकर 1748। ये देखिए, मोहम्मद शाह का समय जो है 1719 से लेकर 1748 है। इन्हीं के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत होता है। यह बहादुर शाह का सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र है। जिस बहादुर शाह के बारे में आपने पढ़ा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मोहम्मद मुअज्जम उसका सबसे बड़ा बेटा है। औरंगजेब के तीन बच्चे, तीनों में जो सबसे बड़ा है मोहम्मद मुअज्जम, वह बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है, जो 1707 से लेकर 1712 तक शासन करता है। उसी के बड़े बेटे के बेटा है, अर्थात मोहम्मद शाह कौन? मोहम्मद शाह औरंगजेब के बड़े बेटे का बेटा है। अर्थात यूं हम कहें कि यह मोहम्मद शाह का दादा औरंगजेब था, और पिता बहादुर शाह। ठीक। अब इसी के समय में इसे रंगीला बादशाह की उपाधि प्राप्त थी। रंगीला क्यों? क्योंकि यह सुख सुविधाओं का अत्यधिक उपभोग करता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह की उपाधि मिली। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि रंगीला बादशाह के रूप में किस मुगल शासक को जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद। मोहम्मद शाह ही है, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है रंगीला बादशाह के नाम से? क्योंकि यह विलासितापूर्ण जीवन को जीता था। जैसे आप लोगों के पास यदि पैसे हैं तो जाहिर सी बात है ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, जी। और जिसके पास नहीं है या किसी के पास पैसे हैं भी तो वह शौकीन नहीं है, नहीं पहनेगा। लेकिन यह शौकीन प्रवृत्ति का था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहा गया है। फिर एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सैयद बंधुओं का अंत किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। एक प्रश्न, सैयद बंधुओं ने कितने शासकों को शासक बनाया था? कितने मुगल बादशाहों को शासक बनाया? तो चार। प्रारंभ कहाँ से करते हैं? प्रारंभ करते हैं किससे? फर्रुख सियर से। फर्रुख सियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह। अब सैयद बंधुओं के पतन के बाद इसका पहला वजीर बनता है मोहम्मद अमीन खां। कौन बनता है? मोहम्मद मोहम्मद खान। अमीन खां। पूछ लिया जाए मोहम्मद अमीन खां किसका वजीर था, तो मोहम्मद अमीन खां मोहम्मद शाह का क्या था? वजीर था। वजीर एक पद है, जैसे डीएम, एसडीएम, आईपीएस एक पद है ना, वैसे वजीर भी उस समय एक पद हुआ करता था।
और इसने बादशाह को वजीर मोहम्मद अमीन खान, ध्यान रखिएगा, बादशाह को सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त किया। अर्थात सैयद बंधुओं ने इसको राजा बनाया था, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर अधिकार या इसके ऊपर हस्तक्षेप किसका ज्यादा होगा? सैयद बंधुओं का होगा। और सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप को कम करने में मदद किसने किया? वजीर मोहम्मद अमीन खान ने। मोहम्मद शाह जो है, हाँ, मोहम्मद शाह के काल में ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। अभी आपने मैप में कल मैंने बताया था हैदराबाद की पोजीशन कहाँ है, और वर्तमान में जो हैदराबाद हैदराबाद आप देखते हैं सुनते हैं, वही वह उसकी पोजीशन है। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक घटना घटती है कि बहुत सारे क्षेत्र और उसके अमीर अपने आप को स्वतंत्र शासक और स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में घोषित कर देते हैं। अर्थात वह मुगलों की अधीनता से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो एक नवीन राज्य की नींव निजामुल मुल्क ने डाली। शहादत खान ने अवध की नींव डाली। समझ में आई बात? जी। सबको सत्ता चाहिए, सत्ता किसको नहीं प्यारी होती है? सत्ता के लिए ही तो शायद अगर इतिहास को आप आधुनिक इतिहास को पढ़ें और अच्छी तरह से सोचें तो शायद सत्ता के लिए ही पाकिस्तान और भारत बन गया, क्योंकि दो लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और एक देश में संभव नहीं है, एक देश में संभव नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए दो देश की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे भारत में आप देखेंगे बड़े राज्य हैं और बड़े राज्यों में कई दल हैं। तो कुछ दल ऐसा चाहते हैं कि राज्य के टुकड़े कर दिए जाए। एक राज्य में जब टुकड़े हो जाएंगे तो एक राज्य में ना सही तो दूसरे राज्य में तो सीएम रहेंगे। तो इस तरह से उस समय भी यह देखा गया है कि शासक बनने के लिए मोहम्मद शाह के शासनकाल में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए और शासक बने। ऐसे में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव डाली। पूछा जाता है हैदराबाद की नींव या सत्ता रखने वाला कौन है, तो निजामुल मुल्क। अवध का नींव रखने वाला कौन है? शहादत अली खां। ये नाम याद रखिएगा। तो अवध की नींव किसने रखी? शहादत अली शहादत अली खान। अली, हाँ। और हैदराबाद की नींव किसने रखी? मुल्क और रंगीला बादशाह के रूप में कौन प्रसिद्ध है? शाह। मोहम्मद शाह। और सैयद बंधुओं ने कुल कितने शासकों, मुगल शासकों को सत्ता देने में मदद की? सात। सात। चार शासकों की। ठीक है, ये सब कुछ है। जी। और रंगीला बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का समय क्या है? 1719। 1719 से 1748। 1748। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से पढ़ोगे तो इतिहास कुछ भी नहीं है, चुटकियों का खेल है। अच्छा, रोशन अख्तर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। हाँ, ये सब यही सब पूछा जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, बंगाल, अवध, बिहार, उड़ीसा और हैदराबाद किस शासक के शासनकाल में स्वतंत्र हो गए? इन्हीं के, मोहम्मद शाह के। मोहम्मद शाह। राजपूताना क्षेत्र भी किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ? मोहम्मद शाह। ये राजपूताना क्षेत्र पता है क्या कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्र को ही उस समय राजपूताना क्षेत्र कहते थे। जहाँ राजपूत ज्यादा रहते थे वो राजपूताना क्षेत्र है। हम्म। और नादिर शाह, फारस के शासक नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में होता है? ये भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना चाहिए। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है। नादिर शाह किस मुगल शासक के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण करता है? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद नादिर शाह शाह। के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। अब ध्यान देने वाली बात है, बाजीराव प्रथम का भी यहाँ रोल आ जाता है। बाजीराव प्रथम जो मराठों का नेता है, वह 500 घुड़सवार लेकर, मात्र 500 घोड़े के सैनिकों को लेकर मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली तक आ जाता है। उधर नादिर शाह दिल्ली तक चढ़ाता है, उधर मराठे दिल्ली तक चढ़ाते हैं। तो मराठे बाजीराव प्रथम अर्थात मोहम्मद शाह और बाजीराव प्रथम का समय एक होगा, हमेशा याद रखिएगा। जो समय मोहम्मद शाह का होगा वही समय लगभग बाजीराव प्रथम का होगा। मोहम्मद शाह जो है मुगलों का मुखिया है, बाजीराव
मराठाओं का नेता है। इस प्रकार मोहम्मद शाह के शासनकाल में अधिकतर प्रांत स्वतंत्र हो गए और अधिकतर दूसरे शासकों ने भी दिल्ली तक चढ़ाई किया। उसमें प्रमुख है नादिर शाह बाजीराव प्रथम। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शाह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इस तरह के प्रश्न हैं वह आप कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं मोहम्मद शाह। देखिए फिर से एक बार मैं आऊंगा आपके ज्ञान में कि आपने कितना सही से उसको पढ़ा है, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलें। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखिएगा, सब औरंगजेब के बाद शासक कौन बना? औरंगजेब के बाद शासक कौन बना? बहादुर शाह। बहादुर। उसका बड़ा बेटा मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि से अपने आप को लाहौर में ही शासक घोषित कर देता है। यही पढ़ा था हमने। जी। उसका समय होता है 1707 से लेकर 1712 तक। अब उसके बाद शासक कौन बना? जहांदार शाह। जहादर 1713 से लेकर क्षमा कीजिएगा, 1713 तक। फिर शासक कौन बना मुगलों में? फर्रुखसियर। यह सैयद बंधुओं का रोल स्टार्ट होता है। हाँ जी। फर्रुखसियर शासक रहता है 1713 से 1719। 1719 तक। अब 1719 में ही आप देखेंगे रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला दो शासक बनते हैं, 4-4, 2-2, 3-3 महीने के लिए। जी। उसके इसका समय शुरू होता है 1719 से लेकर 48 तक समय होता है मोहम्मद शाह, जो बहादुर शाह का पोता है, नाती है ना, ग्रैंड सन है। अब उसके बाद 48 के बाद अहमद शाह का रोल आ जाता है। अहमद शाह कहाँ किसके कब से कब तक शासन करता है? 48 से लेकर 54 तक, अर्थात 6 सालों तक। अब आइए देखते हैं कि अहमद शाह जो 48 में बनता है शासक, उसके शासनकाल में क्या विशेष है। अर्थात मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। देखिए मोहम्मद शाह का एक पुत्र था, सिर्फ एक, और एक हो सकता है 2-3 रहे होते तो भी क्या करते, आपस में लड़ते, लेकिन यहाँ एक ही पुत्र है। और अहमद शाह किसका पुत्र है? मोहम्मद शाह का पुत्र है। अगर मैं कहूं अहमद शाह कौन है तो आप कहोगे औरंगजेब का पर पोता है, पोते का बेटा है, यही ना कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। और अहमद शाह का जो जन्म हुआ था, देखिए वह एक नर्तकी से हुआ था। किससे हुआ था? नर्तकी से। नर्तकी। अब पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से निम्न शासकों में से नर्तकी का पुत्र कौन है? 4 शासकों के नाम दे दिए, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो आपको यदि याद होगा तो आप अहमद शाह पे टिक लगा दोगे कि नर्तकी से अहमद शाह का जन्म हुआ। इसका मतलब ये है कि जो इसके पिता मोहम्मद शाह हैं उनके अन्य रानियों से पुत्र नहीं हुए होंगे या नहीं रहे होंगे। इस नर्तकी से ही इनको पुत्र हुआ और उसे स्वीकार किए और आगे चल के इससे शादी भी की। तो अहमद शाह मोहम्मद शाह का पुत्र है। मुगल सम्राट के काल में मुगलों की अर्थव्यवस्था छिन्न हो गई। ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह के शासनकाल में आते आते जो मुगलों की अर्थव्यवस्था है, जो 1526 से जिसकी नींव पड़ी और इतने 100 वर्षों तक लगातार शासन करते आ रहे हैं। देखिए 1526 से लेकर 1748, कितने साल हो गए। और अहमद शाह यह शासक बनता है और इसके शासन काल तक आते आते मुगलों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। छिन्न भिन्न हो गने का मतलब एकदम कमजोर हो गई। अर्थ का आवागमन ना के बराबर। सेना का वेतन देने के लिए भी ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह के शासनकाल में 1748 से 1754 तक सेना को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे उसके पास। ध्यान दीजिएगा, खजाने में सेना को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं लगे थे। और सेना को वेतन देने के लिए नीलामी होने लगी। नीलामी का मतलब होता है
जो राजाओं के वस्त्र इत्यादि बड़े बड़े मकान हैं, अन्य धन दौलत से संबंधित वस्तुएं हैं, स्थायी अस्थायी जो भी हैं, चल अचल संपत्ति, उनकी नीलामी होने लगी। उसके बाद भी सेनाओं को पर्याप्त वेतन नहीं मिल पाया। तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में सेनाओं ने विद्रोह कर दिया। यह प्रश्न बन सकता है कि मुगल सेनाओं ने किस मुगल शासक के शासनकाल में विद्रोह कर दिया। तो अहमद शाह के शासनकाल में विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि उनको वेतन नहीं मिल पा रहा था। किस मुगल शासनकाल में मुगली अर्थव्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो गई, तहस नहस हो गई? अहमद शाह के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में 1748 में, ध्यान दीजिएगा, इसके पिता के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, 1739 में दिल्ली तक, देखिए, फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली तक आ जाता है। इसके बेटे अहमद शाह के शासनकाल में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अहमद शाह अब्दाली किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण करता है, किस मुगल के शासनकाल में? नादिर शाह किस मुगल के शासनकाल पर आक्रमण करता है? मराठे किस मुगल बादशाह के शासनकाल में दिल्ली तक चढ़ाते हैं? यह सब प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है, और इसके समय में ही राजकीय जो कामकाज है, जो सरकारी कामकाज है, वो राजमाता ऊधम बाई कर रही थी, जिसे एक उपाधि मिली थी किबला ए आलम। तो पूछा जा सकता है, किबला ए आलम किसको उपाधि मिली थी? तो राजमाता ऊधम बाई को। रा, राजमाता ऊधम बाई किस मुगल शासनकाल में प्रमुख की भूमिका निभा रही थी? तो अहमद शाह के शासनकाल में। अहमद शाह का समय क्या है? अहमद शाह का समय है 1748 से 1754 ईस्वी। कितना समझ में आ रहा है? अहमद शाह का जन्म किससे हुआ? एक नर्तकी से हुआ। किसके शासनकाल में सेनाओं ने विद्रोह कर दिया? अहमद शाह के शासनकाल में कर दिया। क्यों कर दिया? पर्याप्त मात्रा में वेतन न मिलने के कारण। किसके शासनकाल में सैनिकों को वेतन देने के लिए शाही सामानों की नीलामी होने लगी? अहमद शाह के शासनकाल में। ठीक है। इसके समय में एक प्रिय हिजड़ा जाबित खान, ध्यान दीजिएगा, हिजड़ा जाबित खान दरबारी नेता बन गया था। यह हिजड़ा था और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि अहमद शाह के शासनकाल में एक हिजड़े थर्ड जेंडर को नेता के रूप में उभरा, अर्थात इसकी बोलबाला बढ़ा जाबित खान का। और सफदरजंग ने जब जाबित खान की हत्या कर दी, ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह सफदरजंग का थोड़ा सा यहाँ से चलता है। क्यों? हिजड़ा जो है, जाबित खान जो है, वह अहमद शाह का क्या है, प्रश्रय प्राप्त था उसको, और सफदरजंग एक हुआ जिसने जाबित खान की हत्या कर दी। और अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बनाया। जब जाबित खान की हत्या कर दिया गया, उसका प्रतिशोध लेने के लिए, क्यों किया होगा सफदरजंग ने इसकी हत्या? क्योंकि यह नेता बन चुका था। इसके रहते हुए सफदरजंग को शायद कुछ नहीं मिलता सर बादशाह से, तो उसने उसकी हत्या कर दिया, रास्ते से हटा दिया। लेकिन फिर भी अहमद शाह ने इसको कुछ भी नहीं दिया। जब उसकी हत्या हो गई तो अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बना दिया। किसको बना दिया? इमादुल मुल्क को। फिर भी सफदरजंग को कुछ नहीं मिला। ठीक है। और इसी गाजियुद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, यह जो इमादुल मुल्क, गाजियुद्दीन इमादुल मुल्क है, जिसे अहमद शाह ने ही वजीर बनाया, इसी ने ही अपने शासक अहमद शाह को अपनी गद्दी से हटवा देता है और अंधा बना देता है। तो इमादुल मुल्क गाजियुद्दीन इमादुल मुल्क किसे अंधा बनवाता है या किसे गद्दी से हटाकर अंधा कर देता है? अहमद शाह को। जहांदार के पुत्र, जहांदार का नाम आया, आपने पढ़ा जहांदार का नाम कब आया था? 1712 से 13 के बीच में। उसके बाद फर्रुखसियर, जहांदार के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। किसने जहांदार के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया? गाजियुद्दीन इमादुल मुल्क ने, जो किसका वजीर था? अहमद शाह का वजीर था। इसने आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और आलमगीर की भी हत्या आगे करवा देता है। ध्यान दीजिए,
आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाता है तो आलमगीर द्वितीय को भी हत्या कर देता है। अब देखिए, गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क ने दो शासकों की हत्या किया, एक अहमद शाह, दूसरा आलमगीर द्वितीय का। आगे बढ़ें। इतना कुछ समझ में तो आया ही होगा, अब इतिहास धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। मेरे पढ़ाने की शैली भी समझ में आ रही होगी, इतने दिन से आप जुड़ गए होंगे कि मैं किस तरह से समझाना चाहता हूँ, और आप अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे। और एक कहानी के माध्यम से तथ्यों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कोई बहुत कठिन नहीं है इतिहास। इन्हीं सब तथ्यों को याद रखेंगे, थोड़ी सी दृष्टि पढ़ते पढ़ते अपने आप विकसित हो जाएगी लॉन्ग आंसर राइटिंग के लिए। आप देखिएगा, आगे देखते हैं। आलमगीर का भी आपने नाम पढ़ा। आलमगीर द्वितीय का समय क्या होता है, देखिए, जिसकी आपने देखा इमादुल मुल्क, इसकी भी हत्या कर देता है 1754 से 1758 तक। अब फिर से एक बार हम 1707 में जाते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को होती है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है मुगलों के? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम शासन करता है 1707 से लेकर 1712। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? जहांदार। जहादार शाह। 1712 से 1713। 1713 में फिर गद्दी पर कौन बैठता है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। 1713 से लेकर 1719 तक फिर गद्दी पे कौन बैठता है बहुत कम समय के लिए? रफीउद्दर्जात, रफी। रफीउद्दौला। फिर 1719 से मोहम्मद शाह, फिर 1748 तक। फिर अभी आपने पढ़ा किसको? किसके अहमद शाह। पढ़ा? अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद अहमद शाह। 1748 से 1754। अब 1754 से 1758 तक किसको पढ़ने जा रहे हो? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, जो 1758 तक चलता है। इसका नाम अजीजुद्दीन भी था। इसका नाम क्या था? अजीजुद्दीन भी था। और इसके काल में ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह के काल तक में दिल्ली तक कौन आया? नादिर शाह आया। नादिर शाह। अब अहमद शाह के काल में अब्दाली आक्रमण तो करता है, आपने देखा 1748 में, लेकिन वह दिल्ली तक नहीं आया हुआ होता है। लेकिन आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में अब्दाली दिल्ली तक चढ़ जाता है, अर्थात उसने दिल्ली तक आक्रमण कर दिया। और इसके शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है, प्लासी का युद्ध किसके शासन काल में हुआ, किस मुगल के शासन काल में हुआ था? वो आगे हम पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध क्या है, कैसे है। तो आपको याद रखना है, आलमगीर द्वितीय के शासन काल में प्लासी का युद्ध हुआ। दो युद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके बाद सत्ता पलट जाती है एकदम से। तो आलमगीर द्वितीय समय क्या होता है? 1754 से 1758। समझ में आ रहा है सारा इतिहास अच्छी तरह से? जी सर। सर। किसी को कोई डाउट? नो। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है शाहजहां तृतीय, जिसका समय होता है 1758 से 1700 कितना? 59। 59। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था, जहां इसने शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसी समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने काम बख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया। ध्यान दीजिएगा, शाह आलम प्रथम कौन है? अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। शाहजहां तृतीय शासक बनता है 1758 में। आलमगीर की मृत्यु के बाद देखिए दो स्थितियां पैदा होती हैं। आपने औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखा तीन स्थितियां पैदा हो गई थी। एक ने अपने को लाहौर में घोषित करता है, एक कहीं और, एक कहीं और। लेकिन यहाँ दो स्थितियां पैदा हो गई। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था, और वहीं से उसने अपने को शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह घोषित कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, मुअज्जम लाहौर में बहादुर शाह के नाम से अपने आप को शासक घोषित करता है, इसने बिहार में अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक घोषित कर दिया। और उसी समय आपने देखा होगा कि आलमगीर द्वितीय की हत्या कौन करवा देता है? इमादुल मुल्क। और इमादुल मुल्क ने काम बख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर, काम बख्श कौन था याद है?
हाँ जी सर। कामक्स यही है औरंगजेब का तीसरा पुत्र। तीसरा पुत्र। इसके पौत्र मुहील उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठा देता है। अर्थात जैसे सैयद बंधु शासक बनाते थे, वैसे आप देखिए ये भी एक शासक बनाने की भूमिका में है। कौन? इमादुल मुल्क। मोहम्मद शाह के बाद उसकी हत्या करवाता है, आलमगीर को बैठाता, आलमगीर के बाद शाहजहां तृतीय को। प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात, अर्थात किसने? आलमगीर द्वितीय को, जो था 1754 से 58 तक, उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में दो बादशाहों ने अलग अलग स्थानों पर सिंहासन रूढ़ हुए। किस मुगल बादशाह के मृत्यु के पश्चात दो अलग अलग स्थानों पर दो मुगल बादशाहों ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया? तो आलमगीर द्वितीय के बाद। एक ने बिहार में, दूसरे ने दिल्ली में। ठीक है, जी समझ में आई बात? आगे हम्म। बढ़ते। यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखने वाली बात है, वह है ये प्लासी का युद्ध। किसके शासनकाल में? आलमगीर द्वितीय। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शाह आलम तृतीय, इसका शासनकाल देखिए सबसे लंबा चल रहा है। कहां से कहां तक है? 1759 से से 1806। हाँ, अब धीरे धीरे मुगल बादशाह के अंतिम स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी भी इतिहास पढ़े होंगे तो औरंगजेब के बाद का क्या स्थिति रही थी, उसमें होच पोच बहुत रहा होगा, समझ में जल्दी नहीं आ रहा होगा। लेकिन यस यहाँ सर। पढ़ने के बाद आपको क्लियर एकदम चीजें हो गई होंगी, तथ्य स्पष्ट हो गए होंगे। शाह आलम तृतीय 1759 से 1806 तक। इसका नाम भी क्या था? अली गौहर। अली गौहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शाह आलम शाह द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। तो अली गौहर के नाम से शाह आलम द्वितीय, जिसका समय क्या होता है? 1759 से 1759 से 1806। और इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वह है पानीपत का तृतीय। तृतीय युद्ध। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ? शाह आलम आलमगीर द्वितीय। हाँ, क्या प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर ये आलमगीर द्वितीय। और पानीपत का युद्ध किसके समय में हो रहा है? शाह आलम आलम द्वितीय। आलम द्वितीय। अभी हम देखेंगे पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, बस इतना याद रखिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी मैंने कहा था दो युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये देखिए। दूसरा क्या है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध भी किसके समय में हुआ? शाह आलम द्वितीय। द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय देखिए कितने दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका नाम अली गौहर है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है इसी के समय में होता है, और बक्सर का युद्ध भी इसी के इसी के समय में। समय में होता है। और शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव, जो आप आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री में आगे में इस क्लाइव की मैं चर्चा करूंगा, लॉर्ड क्लाइव इसे बोलते हैं, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी दे दी। और बंगाल बिहार उड़ीसा अभी स्वतंत्र हुए थे इनसे, और उसकी दीवानी इसने अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव को दे दिया। तो बक्सर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, अली गौहर, क्लाइव को दीवानी देना। तो शाह आलम द्वितीय ने कौन कौन से क्षेत्र को क्लाइव को दीवानी के रूप में दिया? बंगाल, बंगाल बिहार बिहार उड़ीसा। और उड़ीसा। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न है पूछा गया। और 1765 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, और 1772 अर्थात 7 सालों तक शाह आलम द्वितीय जो है, यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहता है। अंग्रेजों के संरक्षण में कहाँ रहता है? इलाहाबाद में रहता है, प्रयागराज है। इसका मतलब है इसी किसी से डर था, भय था, इसलिए वो अंग्रेजों के संरक्षण में पहला ऐसा मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों के संरक्षण में 7 सालों तक किसी विशेष स्थान पर रहता है। वह है शाह आलम द्वितीय, जिसके समय में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसके समय में लड़ा गया पानीपत के तृतीय युद्ध। युद्ध, और जिसके समय में क्लाइव को बंगाल, बिहार और बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की।
इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इन तथ्यों को। आगे बढ़ते हैं। अब 1806 से लेकर 1837 तक। 1806 जब हम इतिहास, मॉडर्न इतिहास पढ़ेंगे हम्म। तो इन समय का बड़ा महत्व है। मैं उस समय इन समयों के बारे में मैं पूछूंगा, इसलिए इस समय को जरूर 2-3 बार, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूं। तो अकबर द्वितीय, अकबर प्रथम कौन था? जो 1556 से 1605 तक था। बहुत बड़ी बात है, गुड, वेरी गुड। वह प्रथम था, यह द्वितीय है। तो ठीक है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी है। अकबर द्वितीय ने दिया। अकबर द्वितीय का समय क्या है? 1806 से 1837 तक। बहुत बड़ी बात है। और इसी के समय में 1835 ईस्वी में मुगलों ने के जो सिक्के थे, अर्थात मुगलों की करेंसी को बंद कर दिया गया। अब मुगल जो 2000 का नोट है वह बंद हो गया। मतलब यहाँ तो सिर्फ एक नोट बंद हुआ 2000 का। मुगलों के जितने भी अर्थ सिक्के थे, कहने का मतलब है लेन देन का जो करेंसी थी। आज करेंसी है 1 रुपए से शुरू होके हम 500 तक जाते हैं ना। करेंसी हमारी है 10, 20, 30। जितनी भी करेंसी है, जितनी भी करेंसी का स्वरूप था मुगलों का, वह इसके समय में बंद कर दिया गया। अब किसकी करेंसी शुरू होगी देखते हैं। अंग्रेजों की है, क्या होगी आगे इतिहास में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ यह तय है कि मुगलों की जो करेंसी थी वह पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो किसके शासनकाल में मुगलों की करेंसी पूरी तरह से बंद हो गई? किसके शासनकाल में? अकबर अकबर द्वितीय। द्वितीय। अकबर अकबर द्वितीय द्वितीय। शासनकाल में। हाँ, यह याद रखना है। अब इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल शुरू होता है। इसका शासनकाल शुरू होता है। बहादुर शाह बहादुर द्वितीय शाह तृतीय। इसका समय क्या होता है? 1837 से 1818। लेकर 62। नहीं, 62 तक तो होता है, लेकिन लीगल रूप से यह 57 तक है। 1857। भला यह 62 में यह मरता है, क्यों ऐसा? हम्म। आगे हम पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। यह अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह प्रथम कब था? प्रथम 1707 से 12 तक। आराधना जी, आपकी तैयारी ठीक है। इसका उपनाम था जफर। उपनाम क्या था? जफर। बहादुर शाह जफर कहते हो कि नहीं कहते हो आप सब? जी। सर। पूरा नाम यही ना जानते हो? हम्म। हाँ। तो बहादुर शाह जफर, वहां द्वितीय शब्द का प्रयोग नहीं करते हो इतिहास में। ज्यादातर ज्यादातर जफर। इतिहास में यही प्रयोग किया जाता है, बहादुर शाह जफर। जफर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। जफर इसका क्या था? उपनाम था। क्या था उपनाम। इसका? उपनाम। उपनाम। ठीक है। और हम्म। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? बहादुर शाह जफर के शासनकाल। शासनकाल में हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, अर्थात पूरी तरह से मुगल साम्राज्य का समाप्त होना, किसके शासनकाल में हुआ था? बहादुर शाह बहादुर जफर शाह के। द्वितीय। जफर, हाँ। हाँ, द्वितीय भी सही है, कोई बात नहीं। ऑप्शन में आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसे जी। क्या बना लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। और ध्यान दीजिएगा, कानूनी रूप से अभी जो 62 तक का आराधना आप कह रही थी, वह हम्म। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड में थी, हम्म। 1 नवंबर 1858, ये डेट देखिए आप। ठीक है। हम्म। एक घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, एक आदेश जारी किया। क्या जारी किया? आदेश। आदेश। कब जारी किया? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 58 को। ठीक है। हम्म। इसके माध्यम से पूरी तरह से मुगल बादशाह साम्राज्य को अंग्रेजों के अधीन ला दिया गया। समझ में आई बात? और अच्छा। उनके शासन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। और बहादुर शाह को उस समय बंद करके, मतलब बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून। रंगून। रंगून, म्यांमार, आज के समय में इसे आप जानते हैं।
भेज दिया गया जेल में, और 1862 में यही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए, लीगली देखा जाए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ही मुगल एम्पायर का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के साथ ही। क्लियर? जी सर। तो जो चीज जहां से नोटिस निकले वहीं से माना जाता है। अब नोटिस निकल जाए कि आज से प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, तो उसी दिन से वो प्रिंसिपल नहीं रहेंगे ना, वो बात अलग है, कुछ 100 साल तक जिए, प्रिंसिपल से हटने के बाद 10-20 साल और जी जाए, है कि नहीं? हाँ जी सर। तो आगे चलते हैं। अब वो तो चाहे 5 साल जिए चाहे 10 साल जीते, लेकिन एक्चुअल में उनके पावर को सीज कर दिया गया 1 नवंबर 1858 से। क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं। इतिहास तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो आनंद आ रहा है आप सबको समझाने में। आप सब कितना समझ पा रहे हो, या आप फीडबैक बाद में दीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतने सरल शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, तो मुझे आनंद आ रहा है। सर हमें भी आ रहा है आनंद। सर मुगल का एक भी बचा कि नहीं बचा यहाँ भारत में, इसके बाद कि सब मारा गया सर? अभी चर्चा करते हैं अतुल झा जी, इन सब में चर्चा करते हैं। नहीं बचे होते तो होते कैसे आज? सर अभी आते हैं, 1 मिनट, अभी 10-15 मिनट और समझ लीजिए पहले मुझसे, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है? सुनते जाइए। मुगल दरबार में कुछ दल थे, ध्यान दीजिए, इन दलों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। दल का मतलब जानते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर संगठन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुगल दरबार में कुछ दल थे, ये दल जानते हैं? दल ग्रुप्स। मतलब ग्रुप। संगठन। तो 4 ग्रुप मेन हैं, थे तो बहुत सारे, तुरानी, ईरानी, ईरान, अफगान। अफगानी और हिंदुस्तानी। इन 4 दल जो विभिन्न समयों में प्रभावशाली रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, हम लोग बाहर जाएं, मान लीजिए कुछ इंडियंस मिलके अमेरिका में जाके कहाँ का ग्रुप बना लें, इंडियंस का ग्रुप बना लें। हम लोग दिल्ली जाते हैं तो जो बिहार के हैं बिहारी बिहार का ग्रुप बना लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश का, तो क्या बना लेते हैं, अलग अलग दल बना लेते हैं। बनाते हैं नहीं बनाते हैं? यस जी। सर। यही बात वहां भी रही थी, बड़े लेवल पे थी, कि जो जहां से आया है वो लोग आपस में मिल के अपना दल बना लेते थे। तो ऐसे में मुगल दरबार में भी इससे बचा नहीं था, मुगल दरबार भी इससे बचा नहीं नहीं। था। तो बहुत सारे दल थे, लेकिन 4 दल प्रसिद्ध थे, जो आपने देखा होगा कि मुगल शासकों के साथ जिनका पर्याप्त हस्तक्षेप रहा है, वो 4 दल थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। ये जो तुरानी, ईरानी और अफगानिस्तानी हैं, ये मध्य एशिया के क्षेत्र के थे, जो आज ईरान है ना। तुरान का देखना पड़ेगा, ईरान के अगल बगल का क्षेत्र, और अफगान तो जानते ही हैं, तो मध्य एशिया के क्षेत्र हैं, ठीक है? तो ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे। ये जो तीनों हैं, तुरानी, ईरानी और अफगानी, ये तीनों जो हैं ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे। ईरान के जो सैनिक थे, अफगान के जो सैनिक थे, उनके वंशज थे ये तीनों। तुरानी और अफगानी ये दोनों सुन्नी थे। मुसलमानों में भी दो दो ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, आज भी है, सिया सुन्नी। शिया सुन्नी, ठीक है? अभी जी। इस डिटेल में नहीं जाएंगे, शिया क्या है सुन्नी क्या है, एक रिजिड है, एक थोड़ा सा उदारवादी है, इतना समझिए, ठीक है? जैसे दिगंबर श्वेतांबर हैं। जी। आगे चलते हैं। तो तुरानी और अफगानी सुन्नी थे, ईरानी जो थे शिया थे। आज भी ईरान के लोग शिया हैं, अन्य लोग सुन्नी हैं। जी। शिया होते हैं वो उदारवादी थे, सुन्नी जो है वो रिजिड होते हैं। तुरानी दल में कौन कौन से लोग थे, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि कौन किस दल का नेता है, मतलब दल का है। कुछ प्रसिद्ध नाम है, उनके नाम मैं रखने जा रहा हूँ, उन नामों को आप याद रखिएगा। जैसे निजामुल मुल्क, नाम आपने सुना, किस राज्य को इसने स्वतंत्र किया था? अमीन खान।
और जकारिया खां, ये 3 नाम, अमीन खां, जकारिया खां और कौन था, निजामुल मुल्क, ये तीनों जो है तुरानी दल के नेता थे, तुरानी दल के थे। ईरानी दल में कौन कौन था, जुल्फिकार खां, शहादत खां, अमीर और इसहाक खां, ये चारों जो हैं ईरानी दल के नेता थे। ईरानी क्या थे, सिया थे। सिया। शहादत खां ने अवध की नींव डाली थी, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव डाली थी। इसका मतलब है तुरानियों ने हैदराबाद बसाया और शहादत ईरानियों ने अवध बसाया। और अफगानियों में अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस, ये 2 प्रमुख थे। अफगानियों में अली मोहम्मद खां बंगस, ये 2 प्रमुख थे। और सैयद बंधु जो हैं हिंदुस्तानी दल के नेता थे। सैयद बंधु किस दल के नेता थे, हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी। तो चारों में कौन कौन प्रमुख हैं उनके नाम यहाँ मैंने रख दिए, ये थोड़ा ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। तो मुगल दरबार में दल थे बहुत सारे, प्रसिद्ध दल कौन कौन से थे, 4, कौन कौन से थे, पुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तो इसमें 3 मध्य एशियाई थे और एक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का ही था। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण चीजें फिर से आने जा रही हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए, मुगल शासन काल में कुछ बाहरी विदेशियों के आक्रमण भी हुए, विदेशियों के आक्रमण भी हुए। इसमें 2 प्रसिद्ध हैं, नादिर शाह, अहमद शाह। नादिर शाह और अहमद शाह, ध्यान दीजिए, इससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताने जा रहा हूं। एक था नादिर शाह, अभी आपने देखा नादिर शाह ने कब दिल्ली पे आक्रमण किया, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया, नादिर शाह ने। अहमद शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और सर, किसके शासनकाल में दिल्ली तक चला आया, अभी तो पूरे 2 मिनट। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। नादिर शाह ने 1739 में, 1748 में आपने देखा आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में अहमद शाह शासन करता है, यही। अहमद शाह के शासनकाल में आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली तक चढ़ाता है, यही ना पढ़ा आपने। अब चलते हैं, नादिर शाह फारस का शासक था। कभी पूछा जाता है नादिर शाह बेसिकली आया कहाँ से था, फारस से। और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था, नादिर दिशा। शाह को। शाह को। नादिर अब शाह। देखिए, यह एक गरेड़िया था। गरेड़िया मतलब चारवाहा था। सामान्य व्यक्ति भी कहाँ तक पहुंचता है अपने परिश्रम से, यह एक उदाहरण है। एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य रूप से जीवन प्रारंभ करने वाला, एक चारवाहे के रूप में प्रारंभ करने वाला, दिल्ली तक आक्रमण करता है, दिल्ली के शासक की नियुक्ति करता है। सोचिए कहाँ से आके, ईरान से आके एक सामान्य व्यक्ति कहाँ से कहाँ बढ़ जाता है। नादिर शाह क्यों आता है भारत में, नादिर शाह धन धन के कारण। लालच में आता है, सिर्फ धन के कारण लालच में। और ईरान में एक शासक हुआ करता था, तह मास्प शाह, उसकी मृत्यु 1736 में होती है। और उसी समय यह नादिर शाह फारस का शासक बनता है। और 1739 में आपने देखा यह भारत पर आक्रमण करके दिल्ली तक पहुंच जाता है। बस इतना। कहाँ का शासक है, तो याद रखिएगा, यह ईरान। शासक फारस का, जो ईरान है वर्तमान में जिसे कहते हैं। इसने चारवाहे गरेड़िए के रूप में किया, धन के लालच में आक्रमण करता है। ये सब तो उतना नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना नादिर शाह किस शासन के शासक शासक मुगल शासक के शासनकाल में दिल्ली तक आता है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बढ़ने से पहले एक चीज है, कुछ और देखते हैं। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके आगे बढ़ा, पंजाब पर आक्रमण किया। जब वह पंजाब पे 1739 में आक्रमण करता है, बड़ी ध्यान से इस तथ्य को सुनिएगा, आप सब जितने लोग जुड़े हो कभी नहीं भूलोगे और महत्वपूर्ण भी है। पंजाब पर आक्रमण जब कर देता है तो उसी समय आपने देखा मुगल शासक कौन होता है, मोहम्मद शाह। मुगल शासक कौन होता है, मोहम्मद। मोहम्मद शाह।
अपने कुछ बड़े पदाधिकारियों को लेकर मीर बख्शी खाने दौरान, निजामुल मुल्क और शहादत खां। शहादत खां किस दल का नेता है? अभी तो बताया। शहादत खां ने किस राज्य की स्वतंत्र नींव रखी? अवध ईरानी दल का है। आराधना, हाँ, आराधना के अलावा भी लोग बोलते रहे, इसका मतलब सुन रहे हो लेकिन दिमाग में बैठ नहीं रहा है, लिखते भी जाएं आप सब। तो मोहम्मद शाह अपने, जब नादिर शाह पंजाब पर आक्रमण करता है, पंजाब और दिल्ली में बहुत अंतर नहीं है, 200-300 किलोमीटर का अंतर है। तो जब वो वहाँ आक्रमण करता है तो दिल्ली पर बैठा हुआ, वहाँ उस क्षेत्र में बैठा हुआ मोहम्मद शाह जो है, अपने मीर बख्शी, खाने दौरान, निजामुल मुल्क और शहादत खां आदि को लेकर पंजाब पहुंचा और करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किया। तो करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया? निजामुल मुल्क, शहादत खां, मीर बख्शी, मोहम्मद खां, नहीं, मोहम्मद इतना याद रखिए, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। मोहम्मद शाह कौन? मुगल शासक। नादिर शाह। शाह फारस का शासक। इन दोनों के बीच में करनाल का युद्ध लड़ा गया। करनाल है क्या? करनाल का करनाल क्या? स्थान है। जगह है ऐसा स्थान। कहाँ है? आज है इसका नाम कहीं? जी पंजाब हरियाणा में। हरियाणा का आज भी एक, हरियाणा। हरियाणा का आज भी एक जिला है, उसी जगह पे नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेनाएं लड़ती हैं, इसीलिए इसका नाम करनाल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और नादिर शाह का वध 1700, आगे करनाल युद्ध जरूर याद रखिएगा आप सब। नादिर शाह का करनाल युद्ध के बाद बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। मोहम्मद शाह हारता है, दोनों में समझौता होता है। ये जो शहादत खां नहीं देख रहे हो, इस शहादत खां की बेवकूफ़ी की वजह से वह दिल्ली आया, नहीं तो वहीं से वह लौट जाता। क्यों? क्योंकि माँ मोहम्मद शाह क्या किया, नादिर शाह से समझौता करके 20 लाख रुपए दे के वहीं से लौटा रहा था। धन के लिए आया था, सोचा मुझे पर्याप्त धन मिल गया। तो शहादत खां वजीर बनना चाह रहा था, नहीं बना, तो उसने जाके कन्फ्यूसिया कर दिया। किसके कान में? नादिर शाह के। अरे यहाँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, दिल्ली चलो वहां आक्रमण करो, वहां तो तुम्हें 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। नादिर शाह का दिमाग फिर गया, वह दिल्ली तक चढ़ाई कर देता है। किसकी गलती की वजह से? इस शहादत खां की गलती की वजह से। ये अपने लालच में दिल्ली तक बुला लेता है, और दिल्ली तक बुलाने के बाद नादिर शाह को पर्याप्त मात्रा में धन लूट के ले जाता है, सोने की चिड़िया को और खोखला कर देता है। ठीक है, एक कहानी बता दिया, आगे कुछ और तथ्य। नादिर शाह का वध 1747 ईस्वी में होता है, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। नादिर शाह के मृत्यु के बाद कौन उभार मारता है? अहमद शाह अब्दाली उभार मारता है, और शीघ्र ही उसने काबुल, काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान में है, काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखता है। जो आज अफगानिस्तान है, इसकी नींव किसने रखा? वर्तमान अफगानिस्तान की यही अहमद शाह अब्दाली ने रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस एक स्लाइड और है, ये आज के लिए मुझे लगता है कि आप लोग पर्याप्त हो जाएगा, तथ्य बहुत है। अब आगे 1757 ईस्वी में वही अहमद शाह अब्दाली जो है दिल्ली में प्रवेश कर गया, मथुरा तथा आगरा में लूटपाट किया। वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, ध्यान दीजिएगा, हालांकि उसने आलमगीर द्वितीय के ही शासनकाल में आक्रमण किया था, जाते समय उसने आलमगीर द्वितीय को सम्राट और इमादुल मुल्क को वजीर बनाया था। किसको? इमादुल मुल्क को वजीर बना के गया था, और आलमगीर द्वितीय को सम्राट, और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बना के गया था। नजीबुद्दीन दौला किसका मुख्य एजेंट था? नजीबुद्दीन दौला अहमद शाह का मुख्य एजेंट था। और देखेंगे 7 मार्च 1758 ईस्वी में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने दिल्ली पहुंचा, और नजीबुद्दौला जो कि अहमद शाह अब्दाली का मुख्य एजेंट था, उसे दिल्ली से ही भगा दिया। यह अहमद शाह अब्दाली टोटल 7 बार आक्रमण करता है भारत पर। कितनी बार? 7 बार।
सात। बार। अब जब उसने दिल्ली की सब व्यवस्था ठीक ठाक करके गया तो मराठाओं की एंट्री हो जाती है। मराठाओं में किसकी एंट्री होती है? आप देखेंगे रघुनाथ राव की एंट्री होती है। और रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचकर अहमद शाह अब्दाली के जो दाहिना हाथ है नजीबुद्दौला, उसी को दिल्ली से भगा देता है। अब क्या होगा? वो रोते हुए कहाँ जाएगा? वो रोते हुए कहाँ जाएगा? नजीबुद्दौला रोते हुए कहाँ जाएगा जब उसे मराठा उसको भगा देंगे तो? अहमद शाह के पास। हाँ, ये तो कॉमन सी बात है, बोलिए ना आप सब फटाफट। अब अहमद शाह के पास गया। अहमद शाह बदला लेने के लिए मराठाओं से पुनः आक्रमण कर देता है। कहाँ? भारत पर लौट गया हो। जब वह पुनः भारत पर आक्रमण करता है, तभी आपको मैंने पढ़ाया था पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लड़ा गया था? शाह आलम द्वितीय। आलमगीर आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय की। हम्म अहमद शाह। हम्म शाह आलम द्वितीय। हम्म अपने 1761 में 1759 से लेकर 1806 तक कौन शासन करता है? शाह आलम द्वितीय। आलम द्वितीय। तो 1761 में 14 जनवरी को पानीपत एक जिला है हरियाणा का, वहां पर युद्ध हुआ। किनके के बीच में? पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। मराठों के बीच। हार किसकी हुई? मराठा। मराठा। था। आपने देखा नींव कहाँ पड़ी? इमादुल मुल्क को जब मराठाओं ने दिल्ली से भगा दिया, वह रोते रोते गया अहमद शाह के पास। अहमद शाह को गुस्सा आया, उसने सेना लेके चल दिया। इधर से मराठा भी चल दिए और दोनों के बीच पानीपत में युद्ध हुआ और मराठाओं की हार हुई। और अब्दाली जो है 20 मार्च 1761 को दिल्ली को छोड़ने से पहले शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को पुनः वजीर बना के जाता है। वही स्थिति। अब अहमद शाह अब्दाली छठवीं बार भारत पर आक्रमण कब करता है? 1764 ईस्वी में। अब्दाली का उद्देश्य छठी बार जब आक्रमण किया तो सिखों को सजा देना चाहता था। हुई होगी अनबन, सिखों से उसकी नहीं बनती रही होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जाने के बाद एक रीजन था, सिखों ने अपनी शक्ति बढ़ा लिया था। तो अफगानिस्तान में, लेकिन जब वो 1764 में यहाँ आता है तो उसके मेन साम्राज्य अफगानिस्तान में ही गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो वह सिखों के प्रति अपना पूरी तरह से समर्पण नहीं दे पाता है, वह वहीं से वापिस चला जाता है, भाग जाता है। और सातवीं बार 1767 में वो भारत पर अंतिम आक्रमण करता है और यह भी आक्रमण असफल रहा। यह भी आक्रमण उसने सिखों के विरुद्ध किया था और सिखों को अंतिम रूप से अहमद शाह अब्दाली कुचल नहीं पाया। मराठाओं को तो पानीपत के तृतीय युद्ध में हरा दिया। उसके बाद भी आप देखते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में, उसके बाद वह सिखों को दबाने के लिए लगातार प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। इस तरह से मुगल साम्राज्य का आपने पूरा पतन पढ़ा। मुगल साम्राज्य 1707 से लेकर 1862 तक की स्थिति को पढ़ा। कौन कौन शासक बने, किस शासक के शासनकाल में क्या विशेष घटनाएं घटी, किस शासक के शासनकाल में शासक का मुख्य नाम या उपनाम क्या था, इन सब तथ्यों को आपने अच्छी तरह से देखा, पढ़ा। और मुगल शासन काल में दलों के बारे में देखा। 4 दल मेन थे और मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जो भी शासक हुए, उन शासन के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ,